फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है चीन के सबसे बड़े गुनहगार मियां बीवी की कहानी, रियल हिस्ट्री ऑफ ये क्या है, क्वीन हुई स्टैचू। चिन हुई स्टैचू, ये चिन्ह है। हाँ तो चिन बोलते होंगे। अच्छा, तो CHIN होना चाहिए था, पता नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, पता करते हैं डिटेल्स। इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली पत्थर से बनी हुई ये दोनों मूर्तियां कोई आम मूर्तियां नहीं बल्कि ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियां हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश यानी चाइना में लगभग 800 साल से मौजूद हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि चाइना के लोगों ने न तो इन मूर्तियों को पूजा करने के लिए बनाया है और न ही चाइना के लोग इन मूर्तियों से मोहब्बत करते हैं, बल्कि चाइना के लोग तो इन मूर्तियों से हद से ज्यादा नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि इस मूर्ति के पास से गुजरने वाला हर चाइनीज इंसान अपने ऊपर ये जरूरी समझता है कि वो गुजरते वक्त इस मूर्ति पर एक बार जरूर थूके। न सिर्फ थूकते हैं बल्कि बहुत सारे लोग इस मूर्ति के चेहरे पर कालक भी पोतते हैं। यहाँ तक कि कुछ शरारती लोग तो ऐसे भी हैं कि जो पेशाब करने से भी परहेज नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर चाइना देश में जगह जगह पर मौजूद ये दोनों मूर्तियाँ किन दो इंसानों की हैं और आखिर इन दोनों इंसानों ने अपने दौर में ऐसी क्या गलती कर दी थी कि जिसकी वजह से आज तक चाइना में रहने वाला हर इंसान इन दोनों लोगों से नफरत करता है। न सिर्फ नफरत बल्कि इनके बने हुए स्टैचू पर थूकना और पेशाब करना भी अपने लिए फख्र की बात समझता है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये मशहूर स्टैचू एक ऐसे आदमी और उसकी बीवी का है कि जो आज से लगभग 900 साल पहले चाइना देश में पैदा हुआ था। एक ऐसा आदमी कि जिसको चाइना के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। एक ऐसा गद्दार कि जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी और इस गद्दार को आज तक इतिहास में किन हुई के नाम से जाना जाता है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है 11वीं सदी से कि जब चाइना के इलाके में सोंग नाम की एक सल्तनत राज किया करती थी। सोंग नाम की इस सल्तनत के बादशाह बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद हुआ करते थे। उसी दौर में ही एक गरीब घर में किनहुई नाम के इस बच्चे की भी पैदाइश हुई थी। किनहुई बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार और तेज तर्रार था और उसकी होशियारी की वजह से ही बचपन से ही लोग उसको दूर दूर तक जानने लगे थे। अपनी चालाकियों की बदौलत बहुत कम उम्र में ही किनहुई उस दौर की चाइना की सल्तनत यानी सोंग सल्तनत के शाही महल में नौकरी पाने में कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों, उस दौर में सोंग सल्तनत के ऊपर एक खतरा भी मंडरा रहा था और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि पड़ोस की वो ताकतवर सल्तनत थी कि जिसको आज के दौर में हम लोग जिन सल्तनत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिन सल्तनत कबायली लोगों की एक ऐसी सल्तनत थी कि ये लोग जिस इलाके पर भी हमला कर दिया करते थे उस इलाके को बर्बाद कर दिया करते थे। फतह किए हुए शहर को पूरी तरह से उजाड़ दिया करते थे, बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया करते थे और सारे आदमियों को कत्ल कर दिया करते थे। अब धीरे धीरे ये लोग चाइना के इलाके में इतना ज्यादा ताकतवर हो गए थे कि इन लोगों ने चाइना की सबसे बड़ी सल्तनत यानी सोंग सल्तनत पर हमले करना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सोंग सल्तनत के बादशाह बहुत ज्यादा शरीफ और अमन पसंद हुआ करते थे। इसीलिए जब सोंग सल्तनत के बादशाह ने अपने ऊपर जिन सल्तनत का खतरा देखा तो अपनी सल्तनत के लोगों को जंग से बचाने के लिए जिन सल्तनत की तरफ अपना एक काफिला रवाना किया, जिस काफिले का मकसद सुलह करना था। यानी सोंग सल्तनत का बादशाह जिन सल्तनत के बादशाह से समझौता करना चाहता था। और दोस्तों, सोंग सल्तनत के बादशाह ने इस काफिले का सरदार जिस इंसान को बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि किनहुई था, क्योंकि दोस्तों, बादशाह की नजर में उसके महल में किनहुई से ज्यादा समझदार और होशियार इंसान कोई नहीं था। इसीलिए बादशाह को लगता था
کہ جس طرح سے کنہوئی ہر چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے اس طرح سے شاید دوسرا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، کنہوئی جہاں ایک طرف بہت زیادہ ہوشیار اور سمجھدار تھا تو وہیں دوسری طرف بہت زیادہ چالاک، مکار اور لالچی انسان بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ سمجھوتا کرنے والے قافلے کا سردار بن کر جن سلطنت کی راجدھانی پہنچا تو اس نے اپنا من پوری طرح سے بدل لیا، اور جن سلطنت کے بادشاہ کی طرف سے دیے گئے لالچ کے بدلے میں کنہوئی نے اپنی ہی سلطنت کی ساری خفیہ معلومات جن سلطنت کے بادشاہ تک پہنچانی شروع کر دی، اور اب دھیرے دھیرے کنہوئی جن سلطنت کا وہ جاسوس بن چکا تھا کہ جو ظاہری طور پر رہتا تو سونگ سلطنت میں تھا لیکن ساری سونگ سلطنت کی خفیہ معلومات جن سلطنت تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ دیکھنے والوں کو تو ظاہری طور پر یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ کنہوئی ہماری سونگ سلطنت کا ایک وفادار سپاہی ہے جو جن سلطنت اور سونگ سلطنت کے بیچ سمجھوتے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو جنگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، کنہوئی ایک سفیر کی شکل میں اندرونی طور پر جاسوسی کا کام انجام دے رہا تھا، اور دھیرے دھیرے سونگ سلطنت کی لگ بھگ ساری ہی خفیہ انفارمیشن کنہوئی نے جن سلطنت تک پہنچا دی تھی، جس خفیہ معلومات کی مدد سے آخرکار ایک دن جن سلطنت کی طاقتور فوج نے سونگ سلطنت کی راجدھانی پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک اور تیز تھا کہ چاہ کر بھی سونگ سلطنت اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکی، اور جن سلطنت کی ظالم اور طاقتور فوج نے شہر کو فتح کرنے کے بعد وہ تباہی مچائی کہ جس کو الفاظوں میں بیان کرنا ایک مشکل کام ہے۔ ان لوگوں نے ہزاروں آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد سبھی بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا تھا، اور پورے شاہی خاندان کو بھی غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ اپنی راجدھانی واپس لے گئے تھے۔ غلام بنائے گئے ان لوگوں میں کنہوئی اور اس کی ایک بیوی بھی موجود تھی، یعنی ان دونوں کو بھی جن سلطنت کی فوج غلام بنا کر اپنے ساتھ واپس اپنی سلطنت کی راجدھانی لے گئی تھی۔ لیکن دوستو، قسمت سے جس وقت جن سلطنت کی فوج نے یہ خطرناک حملہ کیا تھا اس وقت سونگ سلطنت کا ایک شہزادہ کسی ضروری کام کی وجہ سے اپنے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جن سلطنت کے ہاتھوں قتل ہونے یا پھر قیدی بنائے جانے سے بچ گیا تھا۔ لیکن دوستو، جب وہ شہزادہ اپنی سلطنت کی راجدھانی واپس آیا تو غصے سے لال ہو گیا، کیونکہ اس کی سلطنت پوری طرح سے اجڑ چکی تھی۔ لہٰذا اس شہزادے نے اپنی اجڑی ہوئی اور بچی ہوئی سونگ سلطنت کو ایک بار پھر سے طاقتور بنا کر جن سلطنت سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ دوستو، چائنا کے زیادہ تر لوگ تو پہلے سے ہی جن سلطنت کے ظلم کی وجہ سے اس سے نفرت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے سونگ سلطنت کے اس نئے نویلے بادشاہ کو سپورٹ کیا اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ ہم مرتے وقت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور ہر حال میں ہم اس سلطنت کو دوبارہ حاصل کر کے رہیں گے کہ جو سلطنت ہم سے چھین لی گئی ہے، جس کی وجہ سے فوراً سونگ سلطنت میں نئی فوج بنانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ دوستو، اسی دور میں ہی چائنا کے اتہاس کا سب سے بڑا یودھا بھی سامنے آیا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ یو فی کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، یہ وہی یودھا تھا کہ جس کی مدد سے سونگ سلطنت نے ایک بار پھر سے جن سلطنت سے وہ سارے علاقے چھین لیے تھے کہ جن علاقوں پر جن سلطنت نے دھوکے سے قبضہ کیا تھا، یعنی اس یودھا نے سونگ سلطنت میں ایک بار پھر سے جان پھونک دی تھی، اور اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ایک بار پھر سے یو فی کی مدد سے سونگ سلطنت پورے چائنا پر قابض ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، جس دور میں یو فی اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا تھا اسی دور میں ہی اچانک سے ایک دن کنہوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس اپنی سلطنت میں آ گیا، اور اس نے سونگ سلطنت کے نئے بادشاہ کو بتایا کہ وہ چپکے سے جن سلطنت کی جیل کو توڑ کر آیا ہے، یعنی وہ قید سے بھاگ کر آیا ہے۔ حالانکہ دوستو، سونگ سلطنت کے زیادہ تر چالاک اور ہوشیار وزیروں نے اس کی اس بات کا بھروسہ نہیں کیا تھا، اور ان کو یقین تھا کہ کنہوئی ایک بار پھر سے ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ لیکن سونگ سلطنت کے نئے بادشاہ نے نہ صرف کنہوئی پر بھروسہ کیا بلکہ اس کو اپنا وزیر اعظم بھی بنا لیا، یعنی اس کو اپنا نیا پردھان منتری بنا لیا، اور اب اس طرح سے کنہوئی سونگ سلطنت کا دوسرا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔
दोस्तों, किन हुई ने सोंग सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बनते ही वो सारे काम शुरू कर दिए कि जिनकी वजह से वो जिन सल्तनत से वापस सोंग सल्तनत में आया था, और उसने सबसे पहले सोंग सल्तनत के बादशाह को यूफी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह सलामत को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि यूफी की बढ़ती हुई ताकत और बढ़ती हुई शोहरत बादशाह के लिए खतरनाक है, क्योंकि सल्तनत के लोग बादशाह सलामत से ज्यादा यूफी के दीवाने हैं और यूफी के लिए कटने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। हो सकता है किसी न किसी दिन यूफी इसी चीज का फायदा उठाकर बादशाह के खिलाफ ही बगावत कर दे और अपनी नई सल्तनत का ऐलान कर दे। इसीलिए बादशाह सलामत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यूफी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें, वरना आने वाले दिन उनके लिए खतरनाक साबित होंगे। किन हुई की ये झूठी और बकवास बातें बादशाह सलामत के दिमाग में उतर गईं और बादशाह सलामत को भी अब ये महसूस होने लगा कि शायद किन हुई सही कह रहा है और यूफी मेरे लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए बादशाह सलामत ने फौरन ये ऑर्डर जारी किया कि हमारी सल्तनत की फौज को फौरन वापस बुला लिया जाए। फौज के वापस आते ही बादशाह सलामत ने यूफी को फौरन कैद करवा दिया और अपने सिपाहियों को ये ऑर्डर जारी किया कि जेल के अंदर यूफी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया जाए, ताकि जल्द से जल्द यूफी उन सारे गुनाहों को कबूल कर ले कि जो गुनाह उसने किए ही नहीं हैं। दोस्तों, लाख कोशिशों के बावजूद जब चाइना के लोगों के सामने यूफी ने वो गुनाह कबूल नहीं किए कि जो गुनाह उसने नहीं किए थे, तो फिर किन हुई ने उसको खत्म करने का दूसरा प्लान बनाया और अपनी बीवी के जरिए से यूफी को जहर पिलवा दिया, जिसकी वजह से अब यूफी की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, यूफी जैसे बहादुर योद्धा की मौत हो जाने के बाद सोंग सल्तनत के लोग अपने बादशाह से नाराज हो गए और उन सारे लोगों के हौसले पस्त हो गए। उन लोगों ने अपने बादशाह की मदद करने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे एक बार फिर से सोंग सल्तनत के हालात खराब होना शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ जिन सल्तनत की खतरनाक जालिम फौज जो पहले से ही मौके की तलाश में बैठी थी और सिर्फ किन हुई के इशारे का इंतजार कर रही थी, उसने ऐसे हालात देखकर एक बार फिर से सोंग सल्तनत पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सोंग सल्तनत के एक बार फिर से बुरे दिन शुरू हो गए। और इन्हीं बुरे दिनों का फायदा उठाकर किन हुई ने अपनी पड़ोसी सल्तनत यानी जिन सल्तनत के साथ एक समझौता किया, जिस समझौते के तहत सोंग सल्तनत के वो सारे इलाके एक बार फिर से जिन सल्तनत के हवाले कर दिए गए कि जिन इलाकों को यूफी ने फतह किया था। इसके अलावा इस समझौते में ये भी लिखा गया था कि हर साल सोंग सल्तनत को जिन सल्तनत को एक भारी टैक्स भी अदा करना हुआ करेगा। इसके अलावा सबसे खास चीज जो इस समझौते में लिखी गई थी वो ये थी कि अब किन हुई हमेशा सोंग सल्तनत का प्रधानमंत्री बना रहेगा, यानी सोंग सल्तनत का कोई भी इंसान किन हुई को प्रधानमंत्री के पद से उस वक्त तक नहीं हटा सकेगा जब तक जिन सल्तनत के बादशाह की मंजूरी न मिल जाए। यानी दोस्तों, अब इस तरह से किन हुई सोंग सल्तनत के बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था और मरते दम तक उसने बची हुई इस कमजोर सोंग सल्तनत पर हुकूमत की थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दुनिया बदलती गई और फिर एक वक्त वो भी आया कि जब हमारी दुनिया में ना तो किन हुई जिंदा था और ना ही जिन सल्तनत बाकी रह गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के दिलों में यूफी की मोहब्बत बाकी थी। यही वजह थी कि आगे चलकर चाइना के लोगों ने अपने हीरो यानी यूफी के जगह जगह पर मंदिर बनाने शुरू कर दिए थे और जहाँ जहाँ पर भी यूफी का मंदिर बनाया जाता था उस मंदिर के ठीक बाहर किन हुई और उसकी बीवी की 2 मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं और इन मूर्तियों पर न सिर्फ लोग थूका करते थे बल्कि कचरा भी डाला करते थे और वक्त वक्त पर लोग इन मूर्तियों के साथ अजीबोगरीब हरकत करके अपने उस गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करते हैं कि जो गुस्सा उनको किन हुई की हिस्ट्री पढ़ने के बाद चढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अच्छी कहानी थी, पता चला थोड़ा चाइना की हिस्ट्री के बारे में भी। और वही देख रहा है कि हर जगह जैसे हमारे यहाँ पे भी अगर हिस्ट्री देखो तो हार तभी होती थी जब कोई अंदर का गद्दार होता था और वो बाहर के लोगों को की हेल्प करता था और हम हारे। तो यहाँ पे भी दिखाया कि जो अच्छा राजा है उसने ट्रस्ट कर लिया एक गंदे इंसान को जो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। और मैं तो हैरान हूं कि पहली बारी किया, वो कह रहे हैं उसको जेल वहां पे साथ में लेकर उसको भी बाकी लोगों की तरह जेल में बंद कर दिया।
तो फिर उसने उस वहां से झूठ बोल के या उनके साथ फिर से कोई करके कि मैं आपको हेल्प करूंगा, आप मुझे जाने दो या कुछ करके फिर आ गया और फिर से दूसरी बारी धोखा दिया। तो हाइट्स हैं कि भाई कितना कोई नीचे जा सकता है, इससे पता चलता है। पर डेफिनेटली हमारे लिए तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है ही कि सीखना चाहिए इस हिस्ट्री से कि कैसे अब फ्यूचर में हम इस टाइप की कोई गलतियां ना करें जिससे कंट्री को नुकसान हो। पर मैं ये सोच के, मैं जब पूरी वीडियो में मैं यही सोच रही थी, इसीलिए जो भगवान ने बनाया ना कि जो इस दुनिया में आया है उसको मरना पड़ेगा एक दिन, वो बहुत ही अच्छा किया है। हम लोग तो कई बार ही सोचते हैं ना कि हाय क्यों मौत आती है, नहीं आनी चाहिए। वो इसीलिए कि बुराई ज्यादा देर तक ना रहे, कि हाँ अच्छे लोग भी जब उनको भी जाना पड़ता है, पर इस टाइप के जो बुरे लोग हैं अगर वो ना गए तो क्या होगा वर्ल्ड का। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान यहाँ पैदा हुआ है उसको इवेंचुअली मरना होगा। तो अच्छा वीडियो था। इसमें हिस्ट्री में यही होता है कि इवेंचुअली जो है सॉन्ग जो है हार जाता है जिन से पहले, फिर सॉन्ग वापस आता है मगर सॉन्ग फिर छोटा हो जाता है। तो जैसे इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि सॉन्ग डायनेस्टी जो है वो पूरी की पूरी वैसी ही बन जाती है, वो वैसी नहीं बनती, वो छोटी रहती है, फिर और छोटी रहती है। और जिन जो है उसका काम यही था जिन का कि अटैक करना, नोमैड्स थे, अटैकर चले जाते थे। मगर सॉन्ग छोटा हो जाता है, जिन होता है, उसके बाद उनका अंकल आता है मंगोल, उसके बाद गेंगिस खान आता है और गेंगिस खान पूरे के पूरे एरिया को ही ले जाता है। तो नेट रिजल्ट अब ये होगा कि इनकी शांति नहीं रहेगी। इसके बाद गेंगिस खान ऊपर से आएगा, वो पहले जिन को उड़ाएगा और फिर जो सॉन्ग को उड़ाएगा। और उसके बाद ऑफ कोर्स मतलब सॉन्ग के बाद मिंग डायनेस्टी भी आती है, तो मतलब काफ़ी कुछ चलता था। मिंग आएगी, फिर ये सब आएंगे, तो सल्तनतें चेंज होती रहती हैं इवेंचुअली जो है। मगर चाइना ने एक काम किया है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में चाइना छोटा हुआ करता था और वो अपने साइज़ से अब 3 गुना बड़ा हो गया है। उसने मंचूरिया ले लिया और यहाँ से उसने पूरा तिब्बत ले लिया, मंचूरिया तिब्बत लेके वो काफ़ी बड़ा हो गया है और पहले छोटा हुआ करता था। तो अब हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में चाइना छोटा है, मगर अब क्या है, तिब्बत भी है, मंचूरिया भी है, तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये एक चीज़ थी जिसमें इंडिया का रिवर्सल हुआ था। इंडिया बहुत बड़ा था और जब ब्रिटिश गए थे टुकड़े 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 करके गए थे, और अब इंडिया छोटा है, पहले ज़माने में बड़ा होता था। तो जो भी है अच्छा हिस्टोरिकल पॉइंट है, यही है कि इससे तो यही होता है कि हर मतलब डायनेस्टी को या हर कंट्री को अपनी पहले डिफेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर डिफेंस ही नहीं होगी तो आप ही नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल से वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।